Hello students, good morning everyone. Myself, Monica Jain, PGT Physics, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घेल, अम्बाला सिटी। आप सबका एडुसेट के इस लेक्चर में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम शुरू करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। यह है वर्क, पावर एंड एनर्जी, यानी कि कार्य और ऊर्जा। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि जो जो हम इसमें पढ़ेंगे वो सब हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार देखते हैं और उसको बहुत बार यूज करते हैं। ठीक है ना? तो मैक्सिमम गेम्स में, मैक्सिमम स्पोर्ट्स में इसके प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूज होते हैं। जैसे कि अगर हम अपने एक बॉल है हमारे पास और अगर हम उसे ऊपर थ्रो करें तो जितनी ज्यादा ये ऊपर जाएगी उतनी ही ज्यादा तेज स्पीड से ये वापस आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बॉल ऊपर जाती है तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है और जब ये नीचे आती है तो ज्यादा उसकी जो पूरी एनर्जी है वो पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब हाई स्पीड वापस आती है। तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, समझने वाले और सीखने वाले। तो आइए सीखने के इस सफर पे चले, कार्य और ऊर्जा शुरू करते हैं। चैप्टर 11, वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या समझेंगे, सीखेंगे, एक बार थोड़ा ओवरव्यू करें। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कार्य जो है वो कब किया जाता है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि भाई हमने बहुत काम कर लिया, बहुत थक गए, पर क्या वैज्ञानिक की नजर में भी वो कार्य है? समझेंगे इसको इस चैप्टर में। उसके बाद इसका फॉर्मूला बनाएंगे। कार्य इज इक्वल टू बल मल्टीप्लाइड बाय विस्थापन, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। कैसे आया समझेंगे और सीखेंगे। फिर कार्य को कैसे नापा जाता है, कौन से यूनिट्स हैं जो कार्य को नापते हैं और उस यूनिट को कैसे डिफाइन किया जाता है ये समझेंगे। देन क्या किया गया कार्य पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, ये सारे केसेस डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कार्य काम जो है वर्क है पॉजिटिव कब होते हैं, नेगेटिव कब होते हैं या जीरो भी होता है। ठीक है, तो इसको आगे चलते हैं, सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम सीखेंगे कार्य और ऊर्जा ये बेसिकली है क्या। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सपोज हम चाहते हैं कि भाई हमने ना भाग के जाना है, 100 मीटर की हमने रेस लगानी है, तो वो 100 मीटर की रेस के लिए हमें कम से कम ब्रेकफास्ट भी करना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा, क्योंकि खाने से ही हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलेगी। तो कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है। सजीवों में ऊर्जा भोजन से मिलती है, मशीनों को ऊर्जा ईंधन से मिलती है। गाड़ी के अंदर अगर पेट्रोल होगा तो गाड़ी चलेगी, नहीं होगा तो नहीं चलेगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीन, कोई सी भी मशीन हो, बेशक पानी खींचने वाली मोटर हो, जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑन नहीं करोगे तो क्या मोटर चलेगी? डेफिनेटली नो। तो उस मोटर को ऊर्जा कहाँ से मिली? इलेक्ट्रिसिटी से मिली। कार को ऊर्जा कहाँ से मिली? पेट्रोल से मिली। तो और हमें ऊर्जा कैसे मिली? भोजन से मिली। अगर हम 4 दिन खाना ना खाएं तो डेफिनेटली हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाएगी और हम गिरे पड़े रहेंगे। और ये तो हो गया कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। पर कार्य होता कब है? क्या पढ़ते, लिखते, पेंटिंग बनाते हुए, सोचते हुए, आपस में बातचीत करते हुए, इनमें एनर्जी तो लगती है, पर क्या कार्य भी होता है? इसको, इस पॉइंट को हम डिटेल करते हैं। अगर हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन सभी प्रक्रियाओं में कोई भी काम नहीं होता। सभी प्रक्रियाओं में जैसे कि लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, सोचना, विचार विमर्श करना आदि में ऊर्जा व्यय होती है, मतलब एनर्जी तो लगती है, पर वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इनमें बहुत थोड़ा सा यानी कि नेग्लिजिबल कार्य हुआ। उदाहरण के लिए कंसिडर करते हैं, एक दीवार या चट्टान को धकेलने में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह थक जाता है, पर क्या वो दीवार हिलेगी?
डेफिनेटली नॉट। आप सारा दिन लगे रहो, दीवार पे फोर्स लगाते रहो, धक्के मारते रहो, पर दीवार तो नहीं हिलेगी ना। क्योंकि दीवार नहीं हिली इसलिए कोई कार्य नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड सिनेरियो, एक बहुत हैवी सूटकेस है, पूरा भरा पड़ा है, बड़ा सूटकेस है, पूरा भरा पड़ा है, उसको हम उठा के खड़े हो गए तो डेफिनेटली हम थोड़ी देर बाद थक जाएंगे। पर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि हमने मूव नहीं किया, हमने सूटकेस को पकड़ के आगे नहीं चले, इसलिए इस सिचुएशन में कोई भी काम नहीं हुआ। तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि कार्य कब होता है? कार्य तब होता है जब एक चलती हुई वस्तु विराम अवस्था में आ जाए, यानी कि कोई बॉडी अगर चल रही है तो वो रुक जाए, फोर्स लगेगा तो काम होगा। एक वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू कर दे। इस एनिमेशन को देखो, इस ब्लॉक को ये बच्चा पुश कर रहा है। जब ये पुश कर रहा है तो वो फोर्स लगा रहा है और इस फोर्स के कारण इस ब्लॉक का विस्थापन हो रहा है, मतलब ये मूव कर रही है। तो जब एक वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू कर देगी तब काम होगा। ठीक है, अब मैं आती हूँ सी पॉइंट पे। एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन हो जाए। अब जैसे ये साइकिल चल रहा है ना, इसमें इस बच्चे ने बहुत जोर लगा दिया, साइकिल की स्पीड बड़ी तेज कर दी, तो उसमें भी वर्क होगा। जब एक गतिमान है, जब एक चलती हुई चीज है, उसकी स्पीड चेंज होगी तब भी वर्क होगा। उसके बाद एक वस्तु का आकार परिवर्तन हो जाए, जैसे कि एक स्प्रिंग के नीचे फोर्स लगाया जाए तो स्प्रिंग की शेप चेंज हो जाती है, तो इस केस में भी वर्क होता है। ठीक है, तो इन चारों पोजीशंस में से, चारों सिचुएशन में से एक सिचुएशन ओके होगी तो काम होगा। कब कब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक चलती हुई वस्तु विरामावस्था में आ जाए, एक वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू कर दे, एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन हो जाए या एक वस्तु का आकार परिवर्तन हो जाए, इन सभी स्थितियों में कार्य होगा। अब हम शुरू करेंगे कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, विज्ञान के टर्म्स में कार्य तब किया जाता है जब एक बल वस्तु में गति उत्पन्न करता है। कार्य तब किया जाता है जब एक वस्तु पर बल लगे और वस्तु बल के प्रभाव से गतिशील हो जाए, मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे चली जाए, विस्थापित हो जाए, अपने स्थान से हिल जाए। कार्य करने के लिए दो कंडीशंस की जरूरत है, एक वस्तु पर बल लगे, दूसरा वस्तु विस्थापित हो जाए। कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी है, वो अपने आप तो मूव कर ही नहीं सकती। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बॉडी रेस्ट पे पड़ी हुई है और बिना फोर्स लगाए वो आगे चले। तो इसका मतलब जब वस्तु पर फोर्स लगेगा तो वो वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। उस इन दोनों केसेस में वर्क किया जाएगा। अब एक बार इस एनिमेशन को देखते हैं। इस एनिमेशन में आप क्या देख रहे हो कि ये बॉडी पहले यहाँ पे थी और जब इसने फोर्स लगाया तो ये बॉडी वापस आ गई, तो ये बॉडी थोड़ी सी आगे मूव कर गई, मतलब इसकी जो वो है पोजीशन है वो चेंज हुई है। और कितनी चेंज हुई? डी चेंज हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा केस देखें। ये जो पर्सन है ये सारा दिन कंप्यूटर पे बैठ के काम करता है, पर ना तो ये कंप्यूटर को मूव करता है ना ये खुद हिलता जुलता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि सारा दिन कंप्यूटर पर फोर्स लगाने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। तो वर्क डन इज जीरो इन दिस केस, बट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। सो लेट्स कम ओवर टू नेक्स्ट स्लाइड। उदाहरण लेते हैं। कार्य हो रहा है जब एक साइकिल सवार साइकिल में पेडल मार रहा है, उस केस में कार्य हो रहा है। एक व्यक्ति बोझे को ऊपर या नीचे लेके जा रहा है, उस केस में भी कार्य हो रहा है। ठीक है, कार्य नहीं हो रहा जब कुली वजन लेकर स्थिर खड़ा है, एक पर्सन वजन लेके वहीं पे खड़ा हुआ है, मूव नहीं करेगा, तो उस केस में कोई काम नहीं होगा। ये व्यक्ति दीवार पर बल लगा रहा है,
पर दीवार तो हिल नहीं रही, इसका मतलब कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है ना? तो कार्य कब होगा या कब नहीं होगा, ये डिसाइड करेगा कि जो बल है क्या बॉडी को मूव भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो अगर तो मूव करेगा तो कार्य होगा, अगर नहीं मूव करेगा तो कार्य नहीं होगा। ठीक है? सो अब आते हैं कि कार्य को नापा कैसे जाता है। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, ये बॉडी की वस्तु की आरंभिक अवस्था, ये वस्तु की अंतिम अवस्था। यहां से बॉडी ने मूव किया, गति ली और यहां तक आ गई। गति क्यों ली? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लगा था जिसने इस बॉडी को एस डिस्टेंस के थ्रू मूव कर दिया। ठीक है? तो कार्य कैसे होगा, कार्य कैसे नापा जाएगा? एक गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगे बल और वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए कार्य के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब बल गुना विस्थापन। बल है हमारा F और विस्थापन है S। तो कार्य हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल मल्टीप्लाइड बाय विस्थापन। कार्य एक अदिश राशि है, मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ इसकी वैल्यू होती है। वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, स्केलर समझते हो ना आप, आपने पढ़ी थी कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर एक वेक्टर। ये जो केस है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है? सो स्विच ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो वर्क है वो किस यूनिट में नापा जाएगा, कौन सा यूनिट है? अब आप सोचोगे कि यूनिट क्या होता है। यूनिट का मतलब है मात्रक। जैसे लेंथ को, लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, इसी तरह से वर्क को जूल में नापा जाता है। तो कितना, एक जूल कितना काम करेगा, अब हम ये करेंगे। जब एक बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो 1 जूल कार्य होता है। ये हमारे पास एक वस्तु है, एस अगर 1 मीटर होगा तो उस केस में 1 जूल कार्य होगा। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन, डिस्टेंस मूव्ड है 1 मीटर। तो 1 जूल वर्क, 1 जूल वर्क इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। पिक्चर में बहुत क्लियर है। इस पे फोर्स लग रहा है और एस डिस्टेंस 1 मीटर वो मूव करता है। टकराने के लिए ये 1 मीटर मूव करेगा। तो इस पूरी प्रोसेस में कितना वर्क होगा? इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसको हम कहते हैं 1 जूल। अब आगे चलेंगे तो कार्य का परिमाण निम्न दशाओं पर निर्भर करता है कि यानी कि हमने कितना कार्य किया, कितना काम किया, इन कंडीशंस पर डिपेंडेंट है। सबसे पहले बल का परिमाण। ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा किया गया कार्य होगा। कम बल लगेगा, कम किया गया कार्य। ज्यादा बल ज्यादा कार्य, कम बल कम कार्य। विस्थापन, ज्यादा विस्थापन ज्यादा कार्य, कम विस्थापन कम कार्य। तो ये तो हो गए कि दशाएं, मतलब किस कब वर्क ज्यादा होगा, कब वर्क कम होगा। सो ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोग इस तरह के किसी कॉन्सेप्ट को पहली बार पढ़ रहे हो, इसको अच्छे से रिवाइज करो और पिक्चर्स की हेल्प से इसको समझो अच्छे से। ठीक है ना? जो वर्क है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, 3 तरह के वर्क हो सकते हैं। एक बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, शून्य मतलब 0। तीनों तरह के वर्क हो सकते हैं। कार्य धनात्मक होता है। कब होता है धनात्मक? जब बल वस्तु की दिशा में, वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है। ये पिक्चर देखो, जिधर कार मूव कर रही है उधर ही बल लग रहे हैं, तो इसका मतलब वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा। एक बच्चा खिलौना गाड़ी को पृथ्वी के समानांतर खींच रहा है, ये धनात्मक कार्य है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऋणात्मक कार्य तब होता है जब बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगाया जाए।
180 डिग्री के कोण पर लगाया जाए तो उस केस में नेगेटिव वर्क होगा। उदाहरण, जब हम जमीन पर रखी फुटबॉल पर किक मारते हैं तो फुटबॉल किक मारने की दिशा में चलता है। क्या ये धनात्मक कार्य है या नहीं है? सोचना है। क्योंकि फुटबॉल किक की डायरेक्शन में ही गया, मतलब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन में हुई, इस वजह से ये पॉजिटिव वर्क होगा। परंतु जब फुटबॉल रुकती है तो उस पर घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जब बॉल रुकेगी तो डेफिनेटली जो अर्थ का फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसको रेस्ट पे लेके आएगा। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये गति के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस वजह से ये कार्य ऋणात्मक होगा। अब एक बार इस पिक्चर को देखो। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये ब्लॉक है जो इस बच्चे ने उठाना है। इस ब्लॉक का जो वेट है वो नीचे लग रहा है। अगर इसको ऊपर की ओर उठा लेंगे तो वर्क डन इज गोइंग टू बी नेगेटिव। और अगर हम अप्लाइड फोर्स की बात करें, अप्लाइड फोर्स इसको ऊपर लेके जा रहा है, मतलब एफ फोर्स इसको ऊपर लेके जा रहा है, तो जो एफ फोर्स वर्क करेगा वो पॉजिटिव होगा और जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट वर्क करेगा वो नेगेटिव होगा। सो नाउ स्टूडेंट्स वी टेक द थर्ड केस कि कार्य शून्य कब होगा। कार्य दो तरह से शून्य हो सकता है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। कार्य शून्य होता है जब लगाए गए बल और गति की दिशा में 90 डिग्री का कोण हो, यानी कि 90 डिग्री में परपेंडिकुलर जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्ट करेंगे उस केस में वर्क डन 0 हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ गोलीय पथ में गति करता है। ये एनिमेशन देखिए, ये सन, ये अर्थ और ये छोटा सा मून जो आपको दिखाई दे रहा है। जो मून है वो अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की गति की दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए किया गया कार्य जो है वो शून्य है। तो 90 डिग्री का कोण बनता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, तो शून्य शून्य वर्क होगा। एक और केस है जहां पे शून्य वर्क होता है, वो मैं पहले डिस्कस कर पाई थी कि जैसे कोई भी पर्सन है वो सुबह से रात तक दीवार को पुश करता जा रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रही ना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, इस वजह से वर्क डन 0 है। तो दो केसेस जो हमने डिस्कस किए कि वर्क डन 0 कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होंगे या जब फोर्स लगेगा पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, उस केस में जो वर्क डन है वो 0 रहता है। सो लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम एक एग्जाम्पल पे आ गए। एक कुली 15 किलोग्राम बोझ जमीन से उठाकर 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। कुली का मास है 15 केजी, डिस्प्लेसमेंट है 1.5 मीटर। किया गया कार्य क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ना पिक्चर में। किया गया कार्य वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है हमारा mg, मतलब कि वेट। s है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स फोर्स वेट होता है मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है। m की वैल्यू हमने डाल दी 15, g की वैल्यू हमने डाल दी 10। वैसे 9.8 होती है पर हम 10 भी कर सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर उठाया बॉडी को? 1.5 मीटर। तो जो बल होगा वो क्या होगा, जो वर्क होगा वो क्या होगा? सारी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई कर दो और तुम्हारे पास आ जाएगा 225 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 225 न्यूटन मीटर। सो दिस वाज द स्लाइड, आई मीन द फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें हमने वर्क को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ स्टडी किया। नाउ वी कम फॉरवर्ड विद द सेकंड केस। सेकंड देखिए, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है। वह बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो समीकरण के अनुसार किया गया कार्य क्या होगा? ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है
और ये ब्लॉक 2 मीटर पे जा रहा है, तो इसका मतलब इसका जो विस्थापन है वो हो गया 2 मीटर, फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर, यानी कि 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल। पर अगर इस बॉडी को ऐसे सीधा चलाया तो वर्क हुआ, अगर इस बॉडी को ऐसे उठाते तो वर्क जो है वो ना होता, अगर परपेंडिकुलर उठाते तो वर्क ना होता, पर अगर सीधा चलाया है तो वर्क हो रहा है। So let's move on to the next slide. So now let's start practicing a bit. We have got 3 questions based on the concepts we have done today. Question number 1. निम्न में से प्रत्येक स्थिति में m द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल F लग रहा है। ये देखिए आपको डायग्राम में शो किया गया है, एक बल है F और बॉडी जो है मतलब ये जो बॉडी दी हुई है इसका द्रव्यमान है m। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है। तीनों केसेस में ये विस्थापन की डायरेक्शन है फ्रॉम पश्चिम से पूर्व। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए क्या किया गया कार्य ऋणात्मक है, धनात्मक है या शून्य है। यहाँ पे देखिए जो विस्थापन है वो फोर्स से 90 डिग्री के एंगल पे है। जब फोर्स और विस्थापन परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन होता है 0। सेकंड केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन हो गया पॉजिटिव। थर्ड केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन हो गया नेगेटिव। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य शून्य होगा। बिल्कुल ठीक है ये, अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य जो है वो भी शून्य होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि W जो है दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई तो डेफिनेटली जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा। थर्ड केस, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल कितना कार्य करता है। अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। देखिए जो गुरुत्व बल है वो हमेशा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये मैं आपको एक पिक्चर के साथ बताती हूँ। अब आप इस पिक्चर को देखें, ये है उपग्रह, ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी, ये उपग्रह और उपग्रह की जो स्पीड है वो ये इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट की गई है। जो बल है वो पृथ्वी के और उपग्रह के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल इस तरह से दिखाई देता है, मतलब इस तरह से लगता है जैसा ये दिखाया गया है। गति में और बल में 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री का एंगल जब भी होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो थर्ड केस में जो आंसर आएगा वो 0। और क्यों? क्योंकि गति और बल आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे है। तो ये तीनों केसेस जो हमने किए ये बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक बार आप इनको रिवाइज करें और सब। अब बच्चे अब आइए एक एक्टिविटी के साथ समझें कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। एक्टिविटी को एक बार से रीड आउट करें। किसी वस्तु को ऊपर उठाइए। आपके द्वारा वस्तु पर लगाए बल के द्वारा कार्य किया गया। वस्तु ऊपर की ओर चलती है और आपके द्वारा लगाया गया बल भी विस्थापन की दिशा में है। तो जो फोर्स हमने लगाया वो कितना काम करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको समझना है। जो बॉडी है उसको ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है ना, तो बॉडी ऊपर उठा रही है, विस्थापन भी ऊपर की दिशा में है, तो वर्क डन हो गया पॉजिटिव। जब भी फोर्स और विस्थापन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन होगा पॉजिटिव, ठीक है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वस्तु पर गुरुत्वीय बल भी कार्यरत है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करते हैं, मतलब नीचे की ओर। कौन सा बल ऋणात्मक कार्य कर रहा है, कारण बताएं।
हम बॉडी को ऊपर उठा रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहे हैं। मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो फाइनली क्या बना, वर्क डन बाय फोर्स which is applied by the person, this is positive. Work done by force of gravity will be negative. बॉडी हम नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उस केस में जो वर्क डन है, जैसे मैंने बताया, दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव एंड दिस वर्क डन विल बी नेगेटिव। दैट्स इट। सो अब एक बार हम पूरे लेक्चर को एक बार से रिकैप करें कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वर्क डन जो है वो होता क्या है, वैज्ञानिक संकल्पना के अनुसार वर्क क्या है। फिर हमने पढ़ा कि वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका एसआई यूनिट क्या है। फिर हमने पढ़ा कि वर्क डन जो है, कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जब वर्क डन 0 होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल समझाए कि किन केसेस में वर्क डन पॉजिटिव या वर्क डन नेगेटिव हो सकता है। आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड सर्टेन न्यूमेरिकल्स इन द लास्ट स्लाइड्स। ठीक है, अब इस पूरे लेक्चर को आप एक बार रिवाइज करें, इसको समझें और अपनी बुक में से पढ़ें। ठीक है, so thank you for watching this video. Happy learning. Thank you very much.